हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक देखते हैं क्या क्या है इस करंट अफेयर्स वीडियो में। तो यूएई, ओमान और भी कई देश में बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है। तो खासकर यूएई में, दुबई में तो जो पूरे साल बारिश होती है वो 12 घंटे में ही हो गई और नतीजा ये है कि बाढ़ हो गया रेगिस्तानी इलाके में, कई लोगों की मौत हुई है ओमान में। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए, एनवायरनमेंट से रिलेटेड किस तरह से बदलाव हो रहा है मौसम का। मौसम से रिलेटेड एक और टॉपिक है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान लगा है, उसके बारे में जानेंगे। सेना ने एक खास तरह की मिसाइल का परीक्षण किया है, वो चर्चा करेंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक वो आयोजन हुआ है, कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसकी प्रबंध निदेशक दूसरी बार बनी है, कौन? और भी कई टॉपिक है, कई मुद्दे हैं महत्वपूर्ण, उन सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं और पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि 21 अप्रैल की सुबह 10 बजे जरूर देखिएगा मैराथन करंट अफेयर्स। 1 जनवरी से लेकर 21 अप्रैल तक के तमाम कंटेंट होंगे उसमें। कब? 21 अप्रैल की सुबह 10 बजे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में किस वजह से पूरे साल होने वाली बारिश के बराबर की बरसात 12 घंटे में ही हो गई और इसका असर अन्य देशों में भी बाढ़ के तौर पर हुआ है, बहुत ही अलग तरीके से। आंसर का जलवायु परिवर्तन और उसके वजह से जो असामान्य मौसम हुआ है वो है मुख्य वजह, ऐसा कहना है विशेषज्ञों का। तमाम न्यूज़पेपर्स ने भी यही बताया है, ठीक है। तो खासतौर पर ये जो बारिश हुई ना, ये आप देख लीजिए एक वीडियो। ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब दुनिया का जो सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट होते हैं ना, कई सारे हैं, उनमें से ये एक है। और वहाँ पर उस एयरपोर्ट पर पानी है, ये देख रहे हैं। ये बुर्ज खलीफा है और उसके आसपास जो है वो बाढ़ आ गई है उससे कुछ दूरी पर, ठीक है। और ये इस तरीके से ओमान में ये डूबे हुए हैं, जो कार बह रही है, कारें, ओके। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से सैलाब आया हुआ है। मतलब कि जहाँ पर बिल्कुल रेगिस्तान हुआ करता था वहाँ पर बाढ़ ही बाढ़ हो गई है, ठीक है। तो ये अप्रैल में ये हुआ है। कब? 15 अप्रैल की रात को बारिश शुरू हुई है और 16 अप्रैल की शाम तक यहाँ पर जो है ना वो बारिश 120 मिलीमीटर हो गई, यानी 4.75 इंच से ज़्यादा बारिश हुई है। और यूएई में तो इतना बारिश हुई है कि जितने साल भर में बारिश होती है, ठीक है। कई सारे शहरों का यही हाल है। बहरीन, कतर, सऊदी अरब, वहाँ भी बारिश से बुरा हाल है। एक और मैप के ज़रिए भी देख लेते हैं, उन देशों को समझ लीजिए। ये रहा अपना प्यारा भारत और ये है मिडिल ईस्ट, यानी पश्चिम एशिया का ये हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यूएई यहाँ पर है, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये कतर है, यहाँ पर बहरीन है और ये ओमान है। तो ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं बारिश से यूएई, ओमान, कतर और ये बहरीन, ठीक है। और ओमान में तो 18 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है तेज़ बारिश की वजह से, ठीक है। तो ये स्थिति हुई है। अब सवाल यही होता है कि आखिर ये खाड़ी देशों में, जहाँ पर पूरा रेगिस्तान सा इलाका है, वहाँ मौसम बदलने की वजह क्या है, क्या वजह है? तो ये बताया जा रहा है कि खाड़ी देशों में जो ये वजह है वो दक्षिण पश्चिम की तरफ से लो प्रेशर बनना, मतलब यहाँ पर एक लो प्रेशर क्रिएट हुआ है और गर्मी की वजह से, और उसकी वजह से क्या हुआ कि चारों तरफ की जो हवाएं हैं, नम हवाएं, नमी वाली, वो यहाँ पर पहुँची है और ज़ोरदार बारिश हो गई है। विशेषज्ञों ने इस असामान्य मौसम को जलवायु परिवर्तन से जोड़ा है और ये कहा है कि ये जो असाधारण तूफान हुआ है, मतलब तूफान भी आया है बारिश के साथ, तो ये अब धीरे धीरे ये सब नॉर्मल होते जाएंगे। मतलब ग्रह जो गर्म हो रहा है तो हर जगह ये देखने को मिलेगा। प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस का अगर औसत तापमान वृद्धि होती है, तो औसत की बात करें दुनिया की, तो वायुमंडल में लगभग 7% अधिक नमी आ जाती है और इससे बूंदें, भारी बारिश ये सब हो सकती हैं। कभी कभी कम समय में, कभी मतलब छोटे क्षेत्र में, कभी बड़े क्षेत्र में ये सब होता है। जैसे भारत में आपने देखा होगा 2023 में, यानी पिछले साल की बात कर रहे हैं हम, भारत में देश के बहुत सारे हिस्सों में असामान्य बारिश हुई थी। जैसे हिमाचल प्रदेश में बहुत ही तबाही सी स्थिति हुई थी वहाँ पर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश यानी यहाँ पर उत्तराखंड में भी देखने को मिला था बहुत ज़्यादा बारिश। सिक्किम में भी मिली थी बारिश और भारत के मतलब अलग दक्षिण भारत में भी कई जगहों पर। तो देश के कई हिस्सों में
असामान्य बारिश देखने को मिली थी 2023 में, ठीक है। बहुत जगह बाढ़ की स्थिति अचानक आ गई थी, कहीं पर सूखा सा स्थिति था, ये स्थिति थी। तो ये जो है ना, अब ये इस तरह की वारदातें ज़्यादा होंगी क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो मानव के द्वारा जो गर्मी फैलाई जा रही है अपने इंडस्ट्री के द्वारा, प्रदूषण के द्वारा, उसकी वजह से, ठीक है। और संयुक्त अरब अमीरात यानी इसने, आपको पता है कि पिछले साल ही COP28 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी भी की थी और वहाँ पर जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा इफ़ेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये होगा कि ये जो बारिश हुई है तो इसको संभाल क्यों नहीं पाया ये देश, UAE हो या अन्य अरब देश हैं वो। देखिए, UAE की तरह ही अन्य देश जो है ना, वहाँ की जलवायु गर्म और शुष्क है। ऐसे में वहाँ पर वर्षा कम होती है आमतौर पर, और इस तरह की बारिश से निपटने के लिए कोई बुनियादी ढांचा नहीं है। मतलब आमतौर पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है उसके लिए बड़े बड़े नाले बनाए जाते हैं ताकि वो ड्रेनेज सिस्टम हो जाए, उस शहर से पानी निकल जाए। लेकिन यहाँ पर इस तरह का था नहीं, और ये माना जा रहा है अब कि मानव प्रेरित जो ये जलवायु परिवर्तन है, इसके कारण मूसलाधार बारिश की घटनाएं बार बार होंगी, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात आपने समझा मैप के ज़रिए सब कुछ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि इसका PDF भी अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर तमाम एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो वो आपको सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उस पर मेंबरशिप प्लान के ज़रिए मिल सकता है। बहुत मामूली प्राइस से मात्र 100 रुपये में करंट अफेयर्स की तैयारी हो रही है। देखिएगा ज़रूर, डाउनलोड कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंबरशिप प्लान के लिए जो ऐप है वो सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है वो, ठीक है। मेंबरशिप प्लान में आपको वीडियो मिल जाता है, टेस्ट मिल जाता है, PDF मिल जाता है, और पिछले 2 साल के और अगले वक्त के भी, और लाइव क्लासेस भी मिल जाती हैं, स्पेशल क्लासेस भी मिल जाती हैं। ये सब कुछ है। बेसिक मेंबरशिप है और दूसरा ISPCS मेंबरशिप है आप सबके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने मानसून सीजन में सामान्य से अधिक बारिश का कितना अनुमान लगाया है, मतलब कितना ज़्यादा हो सकता है, बारिश कितनी हो सकती है। तो 106% यानी 87 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है, ठीक है। जो सामान्य होता है उससे 6% ज़्यादा बारिश होगी इस बार, ऐसा कहना है IMD का, जो न्यूज़ आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में, ठीक है। तो 4 महीने की बारिश का जो मेन सीजन होता है मानसून सीजन, तो उस दौरान जो ये बारिश इतनी होगी इस बार की, ठीक। पिछले साल ना 94% हुई थी, मतलब थोड़ा सामान्य से कम बारिश हुई थी, और इस सीजन से पहले ही IMD ने ये ऐलान कर दिया। तो अगर हम देखें कि बारिश कितनी हुई पिछली बार, तो ये देखिए यहाँ देख रहे हैं आप कि ये 96% हुई थी बारिश IMD के अनुसार, और स्काईमेट एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार ये 94% हुई थी, ठीक है। पिछले साल की बात कर रहे हैं हम। और अगर हम बात करें ये जो मानसून मीटर है उसमें, तो 96% से लेकर 104% की जो बारिश होती है वो सामान्य बारिश कही जाती है। लेकिन आप जो देख रहे हैं ना कि यहाँ पर जो बारिश 96% हुई थी पिछले साल, मतलब आप कहेंगे कि ठीक ठाक हुई थी, लेकिन उसमें अंतर था। अंतर ये था कि कुछ राज्यों में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, कुछ राज्यों में कम बारिश हुई थी, कुछ राज्यों में सूखा की स्थिति थी, कुछ राज्यों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो सामान्य के जैसे ही बारिश हुई लेकिन पिछली बार, लेकिन वो उसका असर जो है ना वो गड़बड़ा, और उसका प्रभाव भी था अल नीनो की वजह से। ये मानसून जो है वो पिछली बार थोड़ा गर्म मौसम भी था और बदलाव मौसम का बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। तो IMD के महानिदेशक हैं मृत्युंजय महापात्रा, उनका कहना है कि इस साल यानी 2024 में अल नीनो अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जून तक इसके ख़त्म होने की उम्मीद है। उसके बाद फिर ला नीना की ओर ये एक दौर चलेगा। तो अगस्त से सितंबर में अल नीनो का प्रभाव ला नीना में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। जून तक अल नीनो के समाप्त होने का अनुमान है, और उसका जो ला नीना है उसका प्रभाव शुरू होने में अगस्त के आसपास का वक्त लग जाएगा, ठीक है। अल नीनो और ला नीना, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। उसमें ये होता है अल नीनो के दौरान कि प्रशांत महासागर का जो समुद्री सतह है उसमें तापमान में बदलाव होता है, वो गर्म होता है, ठीक है। प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा से ऊपर 140 से 120 डिग्री के बीच में ये
अल नीनो रीजन कहा जाता है ख़ास तौर पर। और उस दौरान होता ये है, अल नीनो के दौरान अगर हम देखेंगे हाँ, अल नीनो के दौरान क्या होता है कि ये जो प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन है आप देख रहे हैं, ठीक है। तो सामान्य जो होता है ला नीना, उसमें क्या होता है कि हवा जो है ना प्रशांत महासागर में, ये इधर तो हो गया दक्षिणी अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो इधर से हवा के फ्लो का पूरा मामला है। अगर हवा का फ्लो इधर से निकल के और इधर से टक्कर होते हुए और ये इस राउंड में हो रही है, हवा इधर जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल है या ला नीना है। अल नीनो में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, ये यहाँ से जो हवाएं हैं वो इस ओर चलती हैं और नतीजा ये होता है कि यहाँ पर पूरी गर्मी हो जाती है और ये पूरा पैसिफिक ओशन ये गर्म हो जाता है, ठीक है। तो अल नीनो जो है वो समाप्त हो रहा है ऐसे समय में जब मानसून भारत में कदम रख रहा है, और इसका फ़ायदा इस बार होगा भारत को, बारिश ठीक ठाक होगी, और बारिश ठीक ठाक होगी तो भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। अच्छी बारिश से ये अर्थव्यवस्था को बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, भारत की जो कुल जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर क्षेत्र का 14% योगदान है, 14%, 14%। तो इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि अच्छी बारिश का मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था पर कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारत में मानसून की जो शुरुआत है वो जून के आसपास होती है केरल के रास्ते, और 4 महीने की बारिश के बाद सितंबर के लास्ट में राजस्थान के रास्ते ये मानसून का असर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो चलें आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन आप जरूर दबाइएगा। क्वेश्चन होगा आप यहाँ पर, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो वह है 17 अप्रैल को, ठीक है। 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है, थीम ये आप देख रहे हैं क्या है, सभी के लिए समान पहुँच, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना, ठीक है। तो ये है मूलतः इस बार की थीम, 17 अप्रैल को ये मनाया जाता है हीमोफीलिया दिवस। और इस दिवस का जो उद्देश्य यही है कि जो लोगों को जो ब्लड, मतलब इसमें हीमोफीलिया में ये होता है कि अक्सर मतलब चोट लगने के बाद ब्लड लगातार बहता रहता है। देखिए, आमतौर पर जो सामान्य लोग होते हैं उसमें जब भी चोट लगता है तो खून तो निकलता है, अगर कट हो गया तो खून निकलेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद खून का थक्का वहाँ जमने लगता है और इसके कारण ज़्यादा खून नहीं निकल पाता है। खून के थक्के बनने के लिए ज़रूरी फैक्टर हमारे प्लेटलेट्स में मौजूद होते हैं, ब्लड में जो प्लेटलेट्स होता है वो। और जब शरीर में कुछ खास प्रोटीन की कमी हो जाती है तब ब्लड में थक्का जमना मतलब रुक जाता है, नहीं जमता है, और इसी को हम हीमोफीलिया कहते हैं, खास तरह के प्रोटीन्स की कमी की वजह से। तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक श्रोबेल, तो उनके जन्मदिन के पर यह दिवस आयोजित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MPATGM, तो उसका सफलतापूर्वक फील्ड परीक्षण किया। तो इसे किसने विकसित किया है, आंसर होगा DRDO, ठीक है। DRDO ने इसको डेवलप किया है। ये है, फुल फॉर्म क्या होता है इसका, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो 13 अप्रैल को पोखरण में ये परीक्षण किया गया। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से ये मिसाइल लॉन्च हो रही है और एंटी टैंक है, मतलब जो दूर जो टैंक है, जो टैंक आ रहा है उसको नष्ट करने के लिए इसमें सिस्टम लगा हुआ है, ओके। और ये कम वजन वाली लंबी बेलनाकार ये मिसाइल है, ये यहाँ देख रहे हैं आप, ये लॉन्च होने के बाद। और इसमें 4 रेडियल पंखे होते हैं और ये मतलब काफ़ी विस्फोटक होता है एंटी टैंक वाला, और वारहेड लगा होता है, मतलब टैंक पर गिरा तो टैंक तो नष्ट ही हो जाना है, ठीक है। और इसमें टारगेटेबल है, मतलब हम इसको टारगेट करके जो भी टैंक आ रहा है उसको वो लेजर के ज़रिए डिटेक्ट करके और उसको मार सकता है। इसकी जो न्यूनतम सीमा है लॉन्च करने की 200 मीटर से लेकर 300 मीटर है। हालांकि अधिकतम जो है ना 4 किलोमीटर तक भी ये फायर किया जा सकता है, रात और दिन दोनों समय इसको संचालित किया जा सकता है, ठीक है। 2015 में इसको डिज़ाइन किया गया था। 2018 में
इसको पेश किया गया था, परीक्षण वगैरह फाइनल ये सब चल रहा है। ये कुछ डिटेल है जो पीडीएफ में भी मैंने दे दिया है। डीआरडीओ की बात कर लें, वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है, गठन हुआ था 1958 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और समीर वी कामत हैं उसके चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के किस जैन आध्यात्मिक नेता और जैन आचार्य मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर का आचार्य लोकेश मुनि। क्या नाम है? आचार्य लोकेश मुनि। तो अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक हैं और उनको अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, तो वहाँ पर जो कैपिटल हिल है वहीं पर 9 अप्रैल को ये अवार्ड इनको दिया गया है। अमेरिकी कांग्रेसी यानी सांसद अमेरिका के ब्रैड शर्मन, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा जो प्रमाण पत्र है, प्रशस्ति पत्र है, उसको पढ़ा और उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है। आचार्य लोकेश मुनि जो हैं वो भगवान महावीर द्वारा जो स्थापित जैन धर्म है उसके अनुयायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2019 के प्रसिद्ध पद्मश्री विजेता केजी जयन का निधन हो गया 16 अप्रैल 2024 को। तो इनमें से क्या थे? आंसर का संगीतकार और गायक। ठीक है, ये दोनों थे और काफ़ी पॉपुलर थे वो कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में। और निधन हो गया 16 अप्रैल 2024 को। काफ़ी समय से बीमार थे, 89 ईयर के थे। ये देख रहे हैं आप इनको। और 2019 में उनको पद्मश्री मिला था। 1991 में पहले ही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी उनको मिल चुका है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास, क्या नाम है उसका? डस्टलिक। क्या है? डस्टलिक। तो उसका आयोजन अप्रैल 2024 में कहाँ पर शुरू हुआ है या कहाँ पर आयोजन हुआ है? आंसर है इसका टर्मेज। ये कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में। ये 15 से 28 अप्रैल तक ये आयोजित किया गया है टर्मेज, उज्बेकिस्तान में। और ये 5वां संस्करण है। ठीक है, चौथा संस्करण जो है वो भारत में हुआ था 2023 का। एनुअल ये कार्यक्रम है और इसमें भारत और उज्बेकिस्तान में बारी बारी से ये आयोजित किया जाता है। और 60 सैनिकों वाली टुकड़ी वहाँ पर पहुँची है भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करने के लिए। ठीक है, उद्देश्य यही है कि दोनों देशों के बीच में सैन्य सहयोग वो बेहतर ढंग से बढ़ जाए। एक बार उज्बेकिस्तान को भी देख लेते हैं मैप के ज़रिए। ये रहा अपना प्यारा भारत। उज्बेकिस्तान जो है ना वो मध्य एशिया में है। ठीक है, मध्य एशिया ये वाला जो हिस्सा है वो कहेंगे हम। और उसमें ये रेड कलर में देख रहे हैं ये है उज्बेकिस्तान। यहाँ की राजधानी है ताशकंद, वहीं जहाँ पर हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। यहाँ के उज्बेकिस्तान, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो शौकत मिर्जियोयेव हैं। प्रधानमंत्री यहाँ भी यहाँ पर अब्दुल्ला अरिपोव और मुद्रा है उज्बेक सोम। क्या है? उज्बेक सोम। ठीक है, ये डिटेल कुछ यहाँ भी मैंने दे दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बनी? सेकंड टाइम की बात हो रही है। आंसर होगा क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। क्या नाम है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। तो वो उनको सेलेक्ट तो कर लिया गया है लेकिन वो अक्टूबर में चार्ज लेंगे दोबारा दूसरे टर्म के लिए। अभी उनका फर्स्ट टर्म ही चल रहा है। 5 साल के लिए उनको MD फिर से नियुक्त किया गया है, चुना गया है उनको। ठीक है, बुल्गारिया की रहने वाली हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा और 2019 से वो IMF के MD के तौर पर काम कर रही हैं। वर्ल्ड बैंक समूह की अंतरिम अध्यक्ष भी रह चुकी हैं वो, मतलब IMF से पहले। ठीक है, और उनको यूरोपीय आयोग के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मानवीय सहायता आयुक्त के तौर पर भी उन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, IMF और वर्ल्ड बैंक दो एक अंतर्राष्ट्रीय बड़े संगठन है जो कुछ हद तक यूनाइटेड नेशंस से भी जुड़े हुए हैं। तो IMF और जो वर्ल्ड बैंक है ना, इसमें जो नियुक्तियां होती हैं वो एक में अमेरिका का दखल होता है नियुक्ति में, एक में यूरोपीय देशों का दखल होता है। जैसे वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है उसका जो नॉमिनेशन है वो अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं, वर्ल्ड बैंक। अभी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है,
और आईएमएफ के जो एमडी होते हैं, एमडी चीफ पद जो है वो एमडी का है, तो उसका सिलेक्शन यूरोपीय देश करते हैं, यूरोपीय देश मिलकर करते हैं, ठीक है, चयन करते हैं। फिर उसका एक औपचारिक रूप से एक कमेटी होती है, वो सिलेक्ट करती है, लेकिन पहले ही तय हो जाता है। ओके, तो ये हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में क्या फ़र्क भी है वो भी बता दूं। वर्ल्ड बैंक जो है वो डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। क्या करता है? डेवलपमेंट के लिए लोन देता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और आईएमएफ क्या करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये देशों को, जो देश बहुत बुरे दौर में आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं, उनको आर्थिक सहायता देने का काम करता है और उसके ज़रिए उन देशों को उबारने का काम करता है, ठीक है। बहुत सारी ये शर्तें भी लगाता है। जैसे हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसकी आर्थिक दशा बिल्कुल ख़राब है, तो उसे जो पैसे चाहिए वो आईएमएफ के ज़रिए मिल रहा है। लेकिन अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में बहुत सारे प्रोजेक्ट बनने हैं डेवलपमेंट के, पुल बन रहा है, सड़कें बन रही हैं, इसके अलावा पेयजल की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो रही हैं, तो वो वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन दे रहा है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने दोहरे कराधान बचाव समझौता यानी DTAA में संशोधन के लिए एक प्रोटोकॉल पर सिग्नेचर किया, जिसे अप्रैल 2024 में सार्वजनिक किया गया? देखिए, सिग्नेचर मार्च में हुआ था, लेकिन अप्रैल में ये सार्वजनिक किया गया। आंसर होगा इसका मॉरिशस, ठीक है। क्या है? मॉरिशस। तो ये न्यूज़ देख रहे हैं आप इंडियन एक्सप्रेस में। इसके अनुसार ये संशोधित प्रोटोकॉल है, उस पर 7 मार्च को ही सिग्नेचर किया गया था, अप्रैल में सार्वजनिक किया गया है। और इसमें यह तय किया गया है, व्यवस्था दी गई है कि कोई विदेशी जो निवेशक है वो संधि के लाभों का दावा करने के लिए पात्र है या नहीं, ये तय करने के लिए। अब क्या मामला है ये दोहरे कराधान बचाव का मामला क्या है? देखिए, मैं आपको मैप के ज़रिए कुछ बता देना चाहता हूँ, इसमें क्लियर होकर समझ में आ जाएगा। प्यारा भारत है, मॉरिशस की ओर चलते हैं। मॉरिशस द्वीपीय देश है और यहाँ पर है, ठीक है, मॉरिशस। अब होता क्या है कि भारत ने खास तरह का प्रोविज़न के तहत इसको ये छूट दिया हुआ है कि यहाँ से अगर कोई निवेश भारत में होता है तो उसको बहुत सारे करों की छूट मिल जाती है। कर मतलब टैक्स की, ठीक है, बहुत सारे टैक्स की छूट मिल जाती है यहाँ से। तो इसमें होता क्या था कि दुनिया में अगर कोई ऐसा संस्थान है जो भारत में निवेश करना चाह रहा है, तो ज़्यादातर क्या कर रहे थे, वो यहाँ से मतलब पहले मॉरिशस में गया, मॉरिशस में फ़ंड डाला, फिर यहाँ से भारत में ट्रांसफ़र कर दिया, टैक्स में बचाव करने के लिए। भारतीय कंपनियां भी बहुत सारी ऐसे ही काम कर रही थी। तो उन सब को कंट्रोल करने के लिए उसमें कुछ चेंज किया गया, ठीक है। ये चेंज इससे पहले भी किया गया था, कुछ साल पहले ही चेंज किया गया था। अब और भी चेंज किया गया है, ताकि इसके अनुसार इसमें क्या है कि 27B लाभ के अधिकार को जोड़ा गया है और प्रिंसिपल पर्पस टैक्स को शामिल किया गया। यह सुनिश्चित करता है कि टैक्स से बचाव को कम करना है और संधि के लाभों को केवल वास्तविक उद्देश्य वाले लेन देन के लिए ही जो करते हैं उन्हीं को लाभ मिले, ठीक है। जो एक्चुअल जिनको लाभ मिलना चाहिए संधि का, यानी ये जो एग्रीमेंट है उसका, वो टैक्स छूट का, वो उसी को मिले जो एक्चुअल में ज़रूरत है, ठीक है। अगर किसी ने फ़ंड लगा दिया, ऐसी फ़ंड लेके आया फिर वहाँ से ट्रांसफ़र करके आ गया, तो उससे उतना फ़ायदा नहीं है, वो तो ऐसे ही आ जाता। लेकिन ये एक चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं और मॉरिशस के बारे में भी बता दें। मॉरिशस जो है ना, वो उसके राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपन है। प्राइम मिनिस्टर है प्रविंद जगन्नाथ। राजधानी है पोर्ट लुइस। मुद्रा है वहाँ की मॉरिशस रुपया। ओके, हिंद महासागर में देश है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, T20 क्रिकेट में 500 छक्के यानी 6 पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज का नाम बताएं। भारतीय की बात हो रही है यहाँ पर। आंसर का रोहित शर्मा। क्या नाम है? रोहित शर्मा। तो उन्होंने ये काम किया है। 14 अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ये 6 जो है बनाया, 500वां। ओके,
आईपीएल में मुंबई इंडियंस के जो इंडियंस टीम है मुंबई इंडियंस उसके बल्लेबाज हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। और अगर हम देखेंगे कि दुनिया में जो टॉप जो सबसे ज़्यादा 6 लगा चुके हैं T20 की बात करें, T20 क्रिकेट में, तो वो ये देख रहे हैं आप, क्रिस गेल ने 1056 लगाए हुए हैं सबसे ज़्यादा, किरोन पोलार्ड ने 860 यहाँ देख रहे हैं आप, ठीक है। थर्ड स्थान पर कौन है? आंद्रे रसेल 678, फोर्थ पर हैं कॉलिन मुनरो 548 और रोहित शर्मा जो 500 प्लस हो गया है इनका। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। और एक बार रिमाइंडर लगा दूं कि 21 अप्रैल की सुबह 10 बजे ज़रूर देखिएगा यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर, और ऐप पर भी जो लोगों ने मेंबरशिप लिया वो भी देख पाएंगे, ठीक है। ऐप पर मैराथन करंट अफेयर्स होगा आपके एग्जामिनेशंस के लिए। बाय।